बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज अब्दुर्रहमान एंड आई एम योर बायोलॉजी टीचर। आज स्टूडेंट्स जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं दिस इज चैप्टर नंबर 12 न्यूट्रिशन। ऑलराइट, और बहुत अहम चैप्टर है थ्रू आउट लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ना सिर्फ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि एंट्री टेस्ट के लिहाज से भी इसमें बहुत सारी अहम चीजें हैं जिसको हम इंशाअल्लाह ताला इन कमिंग सेशंस में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं आज इसके इंट्रोडक्शन के साथ। All right, this is nutrition. जी स्टूडेंट्स, अब ये जो लफ्ज हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसके पीछे एक बहुत जबरदस्त किस्म का बैकग्राउंड मौजूद है, और वो किस तरह से कि एक आसान से मुहावरे से, एक जो कहावत बोली जाती है उससे इसका आगाज करते हैं। नॉर्मली यहाँ पे कहा जाता है कि कुछ लोग दुनिया के ऊपर सिर्फ खाने के लिए जिंदा हैं और कुछ लोग सिर्फ जिंदा रहने के लिए खाते हैं। अब इसका मतलब ये है कि दोनों सूरतों में खाना इटसेल्फ इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रोसेस। ओके, अब इसकी अहमियत का हमें किस तरह से पता चलता है कि जब हम ये देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस भी मौजूद नहीं है, यानी बैक्टीरिया दैट आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, उनके पास भी न्यूट्रिएंट्स का होना और डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ न्यूट्रिशन का होना लाजमी बात है। बिल्कुल इसी तरह से फिर अगर एक स्टेप आगे चलें तो सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिनके पास कोई कम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद नहीं है, वो भी खाना तो खाते हैं किसी ना किसी सूरत में, बेशक सिंपल डिफ्यूजन के जरिए खुराक को अंदर लेके जा रहे हों। फिर इसी तरह से जो कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें हम प्लांट्स का पहले जिक्र करते हैं कि जिनके पास कोई स्पेशल डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं, लेकिन उनके पास भी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए एक स्प्रेडिंग और डिस्पर्सिंग रूट नेटवर्क सिस्टम मौजूद होता है, जिसके जरिए वो अपने मतलब के न्यूट्रिएंट्स को जज़ब करते हैं और फिर अपनी न्यूट्रिशन के अमल को मुकम्मल करते हैं। और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स बात आ जाती है हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन लेवल, एनिमल्स, और फिर सबसे ऊपर ह्यूमंस देमसेल्व्स। अब अगर ये बात करें तो हमारे पास एक जबरदस्त किस्म का डाइजेस्टिव सिस्टम अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, लेकिन we are dependent on producers for our nutrition. Alright? तो इसका मतलब ये है कि इन तमाम जानदारों में न्यूट्रिशन का अमल लाजिम मलजूम है। For the survival of living organisms, this is one of the most significant property of life. Alright? अब जरा इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला ही जो शॉर्ट क्वेश्चन इसमें आएगा, that is, what is the difference between nutrition and nutrients? ऑलराइट, तो हम पहले लिखते हैं न्यूट्रिएंट्स की बात। जी स्टूडेंट्स, अब न्यूट्रिशन जैसा कि अभी मैंने बताया था एक अमल का नाम है, और इसमें कौन कौन से स्टेप्स शामिल होते हैं ये मैं अभी बताता हूं आपको। पहली चीज जो है, दे आर न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या है? खुराक के अज्जा। ऑलराइट, अब इसमें एक बड़ी अहम बात आती है कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं कि जो हम डायरेक्टली प्रोड्यूसर से हासिल कर रहे हैं, लेकिन जब हम जनरल बात करेंगे तो हमारे ज़हन में प्लांट्स भी होने चाहिए, हमारे ज़हन में दूसरे एनिमल्स भी होने चाहिए, और उसके साथ ही साथ सिंपल और कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी शामिल करेंगे। कि न्यूट्रिएंट्स देमसेल्व्स दे आर व्हाट? दे आर द कार्बोहाइड्रेट्स, they are proteins, and they are fats or lipids. जी स्टूडेंट्स, अब इन सब के सब न्यूट्रिएंट्स को मैंने कैपिटल लेटर्स में क्यों लिखा है? क्योंकि ये हमारी बॉडी की कंपोजिशन के लिए और साथ ही साथ हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ऑलराइट, अब इनकी सिग्निफिकेंस ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स दे आर द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जीज। ऑलराइट, हम अपने लिहाज से अगर बात करें प्लांट्स के अंदर, अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो इसके अंदर हमें ये नजर आता है कि प्लांट्स का ना सिर्फ स्ट्रक्चर बल्कि फंक्शन और उनकी न्यूट्रिशन, इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द सिंथेसिस एंड प्रोडक्शन एंड देन यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, फिर उसके बाद दूसरी चीज प्रोटीन्स और फैट्स और लिपिड्स वगैरह, ये कंस्ट्रक्टिव मॉलिक्यूल्स भी हैं और साथ ही साथ इनको खुराक के जखीरे के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है within plants, within fungi and even within
एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स एक और अहम बात आती है, ना सिर्फ इन तीनों की बल्कि अगर हम इनके साथ ही साथ विटामिन्स की बात करें, हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें या फिर मिनरल्स की बात करें, तो ये वो न्यूट्रिएंट्स कहलाएंगे कि जो बहुत ज्यादा मिकदार में तो इनकी हमें जरूरत नहीं है, बट स्टिल इनके बगैर हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस मुकम्मल नहीं किए जा सकते। ऑलराइट, इसलिए हम इनको कहते हैं कि दे आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। अब देखें, जो पहले तीन न्यूट्रिएंट्स जिनका हमने जिक्र किया है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स एंड फैट्स, ये ना सिर्फ कंस्ट्रक्टिव हैं बल्कि एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में भी हेल्पफुल हैं। लेकिन उन रिएक्शंस को मुकम्मल करने के लिए हमें विटामिन्स की और इलेक्ट्रोलाइट्स की और मिनरल्स की जरूरत है। ओके, ये किस तरह से है ये अभी हम डिटेल में देखेंगे। इसके बाद मैं यहां पे एक और सब्सटेंस का नाम लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, H2O, जनरली नोन एज वाटर। अब देखें, अगर हम इसको कहें दिस इज द सॉल्वेंट ऑफ लाइफ, ओके, अब सॉल्वेंट ऑफ लाइफ या लिक्विड ऑफ लाइफ, तो इससे क्या मुराद है कि all the life forms they have originated from water as well as in their composition। हम अपनी बात कर रहे हैं तो 70% तक पॉसिबल है कि हमारी बॉडीज के अंदर वाटर मौजूद हो, और इसी तरह बहुत सारी सब्जियां और पौधे जो 80% से ज्यादा जिनके अंदर पानी मौजूद हो सकता है। हमारा ब्रेन, हमारी बोन्स, हमारा ब्लड, ये सब के सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स पानी के बगैर नामुकम्मल हैं। तो पानी हमारी बॉडी को बना भी रहा है और एट द सेम टाइम ये भी मुमकिन है कि हमारे ये तमाम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एक्वस मीडियम के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो एक्वस मीडियम जहां पे पानी मौजूद हो, तो पानी ना सिर्फ हमारे स्ट्रक्चर्स को बनाने में मदद दे रहा है बल्कि एट द सेम टाइम हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के अंदर इसका बहुत जबरदस्त किस्म का किरदार है। ऑलराइट, देन यहीं पे चलिए मैं एक्सप्लेन करता चलूं एक और बात, मेटाबॉलिज्म। What is metabolism? Metabolism is sum of all the reactions taking place within the bodies of living organisms। जानदारों के इज्साम में जितने भी कीमियाई तामुलात एक ही वक्त में वकू पजीर हो रहे हैं, उन तमाम कीमियाई तामुलात के मजमूए को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ओके, उसमें कुछ रिएक्शंस तोड़ फोड़ वाले हैं और कुछ रिएक्शंस जो हैं वो बनाने वाले हैं। तो जो तोड़ फोड़ वाले रिएक्शंस हैं उनको स्टूडेंट्स हम क्या कहेंगे? कैटाबॉलिज्म। ऑलराइट, और जो रिएक्शंस जिनमें स्ट्रक्चर्स को बनाया जाएगा दे आर नोन एज एनाबॉलिक रिएक्शंस एंड दैट पार्ट इज नोन एज एनाबॉलिज्म। ऑलराइट, अब ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस और मेटाबॉलिक रिएक्शंस के साथ ही साथ जो दो इसकी टाइप्स हैं, एक में तोड़फोड़ वाले रिएक्शंस को शामिल किया जाएगा और दूसरे में सिंथेसिस वाले रिएक्शंस को शामिल किया जाएगा। These are the two types of reactions that are involved in metabolic reactions। Okay, अब metabolism itself is involved in nutrition। All right, अब ये बात याद रखिएगा कि न्यूट्रिएंट्स खुराक के अज्जा हैं और न्यूट्रिशन उस अमल का नाम है जिसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स के जरिए पहले खुराक को इकट्ठा किया जाता है, फिर उसको इस्तेमाल किया जाता है और फिर उसके बाद उसको अपनी लाइफ की एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे हम स्पेसिफिक टर्म्स मेंशन करना चाहें तो हम कह सकते हैं इट इज अ प्रोसेस टू एक्वायर द न्यूट्रिएंट्स, किस तरह से हासिल किया जाएगा, देन टू यूटिलाइज दीज न्यूट्रिएंट्स, उनको इस्तेमाल किस तरह से किया जाएगा, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हम एक और बात यहाँ पे शामिल कर रहे हैं, टू एसिमिलेट देम। ऑलराइट, कि अपनी बॉडीज के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया जाए और बॉडी का हिस्सा बना लिया जाए, दैट प्रोसेस इज नोन एज एसिमिलेशन। ओके, और एसिमिलेशन के अंदर फर्दर हम शामिल कर सकते हैं ग्रोथ, ऑलराइट, रिपेयर और मेंटेनेंस एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। जी स्टूडेंट्स, अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि खुराक को हासिल करने से लेके उसको अपनी नशोनुमा और अपनी ग्रोथ और अपनी मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल करना, ये सब चीजें न्यूट्रिशन के अमल में शामिल की जाती हैं। ऑलराइट, फिर इसके साथ ही साथ चूंकि हम 5 किंगडम सिस्टम्स देख चुके हुए हैं
तो टोटल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अगर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 5 मुख्तलिफ किंगडम्स में, तो इसमें यह भी पॉसिबल है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खुराक हासिल करने के तरीके एक दूसरे से मुख्तलिफ हों। तो ये एक और शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। जी स्टूडेंट्स, देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। एक को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरे को हम कहेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑलराइट, दीज आर द 2 बेसिक टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखें, जैसे ही हमने न्यूट्रिशन को 2 हिस्सों में तकसीम किया, तो अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि इन दोनों में बुनियादी फर्क किस चीज का है। ओके, यहां पे देखें, पहली चीज हम मेंशन कर रहे हैं ऑटोट्रॉफिक, खुद से ही खुराक का तैयार कर लेना। ओके, those living organisms which can synthesize their own food, they are known as autotrophic living organisms, and their type of nutrition is autotrophic nutrition. Okay, अब autotrophic nutrition के अंदर स्टूडेंट्स जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि they can synthesize their complex food from inorganic nutrients and they convert it into organic nutrients. Alright, अब इसका क्या मतलब है, इसको याद रखने के लिए मैं यहां पे बता देता हूं आपको कि सिंपली अगर हम देखें तो जब हम इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की बात करें, हम कहेंगे यहां पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों एलिमेंट्स को मिला के रोशनी की मौजूदगी में क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या किया जाएगा, ग्लूकोज बना लिया जाएगा। ओके, तो ये जो ग्लूकोज है, दिस इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो जितने भी ऑटोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, देयर आर फोटोसिंथेटिक। ओके, उन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स की हम बात कर रहे हैं सिर्फ यहाँ पे कि जो क्या करेंगे, अपनी खुराक को सिंपल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इनको आपस में रिएक्ट करवाएंगे और मुख्तलिफ रिएक्शंस के जरिए अल्टीमेटली एक कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना लेंगे जो बुनियादी तौर पे ग्लूकोज है, और फिर इसको फर्दर शुगर्स में और कम्प्लेक्स स्टार्चेस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। पौधे अपने लिए खुराक तैयार करते हैं और फिर बाद में हम कंज्यूमर्स होने के नाते उन प्लांट से भी खुराक हासिल कर सकते हैं। देन इज द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि मोस्ट ऑफ दीज हेटेरोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे आर कंज्यूमर्स। ओके, और जब हम इनको कंज्यूमर्स कह देते हैं तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ खाना खा रहे हैं, खुद से पैदा करने की सलाहियत इनके अंदर मौजूद नहीं है। तो इनके अंदर हम किस किस को शामिल कर सकते हैं, वी कैन ऐड हर्बीवोर्स, जड़ी बूटियां खाने वाले जानवर, कार्निवोर्स, वो जानवर जो दूसरे जानवरों का शिकार करके खाते हैं, और फिर ओमनीवोर्स, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो सब कुछ खा जाते हैं, प्लांट्स को भी, एनिमल्स को भी, बर्ड्स को भी, और पानी के अंदर मौजूद जो मखलूकात हैं उनको भी खा जाएंगे। These are known as omnivores. Alright, these are consumers, these are heterotrophic living organisms. फिर इसी तरह फंजाई को हम हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के तौर पे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये सब के सब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, दे आर हेटेरोट्रॉफ्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज अबाउट द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में प्लांट्स का जिक्र करेंगे स्टूडेंट जी। अब ये वाला जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, इट इज मोर इंफॉर्मेटिव जितना हम इसको अगर समझें और डिटेल से देखें। अब जब से ह्यूमन रेस ने कल्टीवेशन और एग्रीकल्चर का आगाज किया हुआ है, बहुत सारी क्रॉप्स हर साल कल्टीवेट की जाती हैं और फिर उसके बाद उन्हीं से खुराक हासिल की जाती है, और डिफरेंट टाइप्स की न्यूट्रिशंस जो हैं दे आर रिलाइंग ऑन द प्रोड्यूसर्स। अब देखें कि अगर किसी एक फील्ड के ऊपर कोई एक ही फसल कई सदियों से ग्रो कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि वहां पे उस सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद थे, वो न्यूट्रिएंट्स क्या अब तक उसी मिकदार में मौजूद होंगे
कि जितने वो पहले दिन थे? नो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि वहां से आहिस्ता 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 वो न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। तो अब इनको रिप्लेनिश करने की जरूरत है, इनको रीन्यू करने की जरूरत है। अब कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जनरली इस्तेमाल होते हैं उसमें स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं बोर्ड के ऊपर। नाइट्रोजन, इट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स, और फिर अमीनो एसिड से क्या बना लिया जाता है? प्रोटीन्स। ऑलराइट, बिल्कुल इसी तरह से जो फास्फोरस है, दैट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ ATP, adenosine triphosphate, the energy currency of the cells, as well as we can add nucleotides, okay? और न्यूक्लियोटाइड्स कहां कहां पे मौजूद हैं? इन RNA एंड DNA, न्यूक्लिक एसिड्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि फास्फोरस जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल की सिंथेसिस के लिए बहुत ज्यादा अहम है। फिर अगर हम मजीद एक और एग्जांपल देख लें तो मैग्नीशियम, दैट इज इंपॉर्टेंट इन सिंथेसिस ऑफ व्हाट? क्लोरोफिल। ऑलराइट, वो मॉलिक्यूल कि जिसका काम है लाइट को कैप्चर करना और फिर कैप्चर करने के बाद उसको लाइट एनर्जी की बजाय केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। इट इज इटसेल्फ नीडिंग व्हाट? मैग्नीशियम। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो उसकी वजह से फिर कोई और अलामत नजर आएंगी और पौधा सही तरीके से फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स एक और मिनरल न्यूट्रिएंट, दैट इज आयरन। अब आयरन की अहमियत क्या है? इट इज यूज्ड टू सिंथेसाइज स्पेशलाइज्ड साइटोक्रोम प्रोटीन्स इनसाइड द सेल्स। अब मेम्ब्रेन्स के ऊपर ये प्रोटीन्स मौजूद होती हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर स्टूडेंट्स हम सिर्फ ये गौर करें कि बुनियादी तौर पे किसी फील्ड के अंदर अगर इन्हीं न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए तो क्या ये पॉसिबल है कि प्लांट्स वहां पे ठीक तरीके से ग्रो कर सकेंगे? नो, इट विल बी इम्पॉसिबल। तो अगर क्रॉप्स ग्रो नहीं करेंगी तो फिर सारी की सारी सोसाइटी जो डिपेंड कर रही है और बहुत सारा बिजनेस जो डिपेंड कर रहा है ऑन इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ क्रॉप्स एंड सीरियल्स, तो उस सूरत में क्या ये सारा साइकिल चलता रहेगा? नो, हर चीज डिस्टर्ब होती जाएगी। तो इसके लिए जरूरी है कि जिस भी खेत के अंदर कोई फसलें काश्त की जा रही हैं, अगर वहां से न्यूट्रिएंट्स को मुसलसल क्रॉप्स एब्जॉर्ब कर रही हैं तो उन सॉइल्स को हम बार बार रीन्यूअल के फेज में से गुजारें, उनमें आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स ऐड करें, उनके अंदर सीवेज स्लज वगैरह ऐड करें। ये जो गटरों से निकला हुआ मटेरियल होता है, इट इज रिच इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और फिर इसके साथ ही साथ इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर ये सब चीजें हम मॉडर्न टेक्निक्स में देखें तो एक और कंपाउंड बनाया जाता है आजकल, दैट इज नोन एज कंपोस्ट। जितने गले सड़े फल हैं और सब्जियां हैं और जितने डिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं, इन सबको मिक्स अप करके तो ये कंपोस्ट बनाई जाती है और फील्ड्स के अंदर इनकी लेयर्स बिछा दी जाती हैं ताकि ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को फौरी तौर पे प्लांट्स के लिए अवेलेबल बनाया जा सके। ऑलराइट, फिर स्टूडेंट्स अगर ये भी सहूलत ना मुयसर हो तो उस सूरत में क्या किया जाता है? आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स, जो कि निस्बतन एक चीपेस्ट सोर्स बनते हैं, और उनमें पाकिस्तान के अपने अंदर ऐसे बहुत सारे कारखाने मौजूद हैं जहां पे आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स बनाए जा रहे हैं। और इसके लिए मैं आपको कहूंगा कि आप याद रखिए NPK। ऑलराइट, ये तीन न्यूट्रिएंट्स जितने ज्यादा अहम हैं और इन्हीं तीनों न्यूट्रिएंट से रिलेटेड जो फर्टिलाइजर्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर अब तैयार हो रहे हैं। ऑलराइट, जिसमें यूरिया खाद जिसको हम कहते हैं, और फिर इसी तरह जो फॉस्फेट्स हैं, सुपर फॉस्फेट्स जिनको हम कहते हैं, और फिर इसी तरह नाइट्रेट्स वगैरह, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल टू ग्रो बेटर एंड हेल्थी क्रॉप्स। ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स एक और जो बात हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो बस इन स्टेटमेंट्स को मैं यहाँ पे मेंशन करता हूं और आप इनको याद कर लीजिएगा। दिस इज अबाउट द न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज। जी स्टूडेंट्स, अब न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से क्या मुराद है कि किसी जगह पे अगर किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाए तो उस सूरत में हमें किस तरह से पता चलेगा कि सॉइल के अंदर इस वक्त किस फर्टिलाइजर की जरूरत है।
अब इससे पहले मैं एक मिसाल दे देता हूं आप लोगों को छोटी सी, कि अगर हम अपनी बोन्स की इंपॉर्टेंस को समझते हैं कि हमारी जो बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर है इट इज डिपेंडिंग अपॉन द स्केलेटन, और स्केलेटन के जो कंपोनेंट्स हैं दे आर बोन्स, इसी तरह टीथ हैं और फिर नेल्स भी हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं एज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। अब स्टूडेंट्स, बाज़ औक़ात ये देखा जाता है कि नाखूनों के ऊपर सफेद रंग के स्पॉट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। ओके, तो अब ये एक अलामत है इस चीज की कि कहीं ना कहीं कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी चल रही है ह्यूमन बॉडी के अंदर, जिसको रिलेट कर दिया जाता है कैल्शियम डेफिशिएंसी के साथ, आयरन डेफिशिएंसी के साथ और समटाइम्स पोटेशियम डेफिशिएंसी के साथ। अब ये जो डेफिशिएंसी है उसे हमने एक अलामत से जान लिया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल इसी तरह प्लांट्स भी कुछ सिम्टम्स शो करते हैं कि इस सॉइल के अंदर फला न्यूट्रिएंट की कमी जा रही है, तो उनको फिर हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स के थ्रू पूरा कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट वन इज नाइट्रोजन डेफिशिएंसी। अगर किसी जगह पे नाइट्रोजन डेफिशिएंसी चल रही है तो हमें कैसे पता चलेगा? वो अलामत जो पौधे शो करेंगे उन्हें देख के हमें आइडिया हो जाना चाहिए कि अब यहाँ पे नाइट्रोजन या नाइट्रेट्स वगैरह वाले फर्टिलाइजर्स ऐड करने की जरूरत है। पहली चीज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड क्लोरोसिस। ऑलराइट, क्लोरोसिस क्या चीज है? डेफिशिएंसी ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की कमी हो जाना। स्पेशली मैच्योर लीव्स जो होते हैं, वो पत्ते जो काफी पुराने हो चुके हुए हैं, अगर उनके अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी तो क्लोरोफिल उनके अंदर टूट फूट का शिकार हो जाएगा और वो पौधे आहिस्ता आहिस्ता येलोइश या व्हाइट कलर के नजर आना शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन की अगर कमी है तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल प्लांट की जो ग्रोथ है वो भी हमें कम नजर आएगी। स्टंटेड ग्रोथ की टर्म यूज करते हैं कि अगर किसी पौधे की ग्रोथ रुक जाए और वो मजीद उसकी हाइट में इजाफा होता हुआ नजर ना आए, या उसके लीव्स और उसके ऊपर फ्रूट्स जो हैं वो फलते फूलते हुए नजर ना आए, तो इसको हम कहते हैं दिस इज स्टंटेड ग्रोथ सिम्पटम ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन। नेक्स्ट इज फास्फोरस। और फास्फोरस की डेफिशिएंसी फौरी तौर पे पौधे की ग्रोथ को रोक देगी, क्योंकि इट डायरेक्टली अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ द रूट्स। सो what will be the symptom? Stunted growth of roots. जब जड़ों की ग्रोथ रुक जाएगी तो इसका मतलब यह है कि मिनरल्स वगैरह एब्जॉर्ब नहीं हो सकेंगे ठीक तरीके से। अगर मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स और वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो इसका मतलब यह है कि खुराक पौधे तक नहीं पहुंच रही, तो ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ रुकने का खतरा पैदा हो सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसके बाद है पोटेशियम। पोटेशियम की डेफिशिएंसी की कुछ सिंपल और बहुत प्रोमिनेंट किस्म की अलामत नजर आती हैं। अगर किसी पौधे में पोटेशियम की डेफिशिएंसी चल रही है तो उसकी वजह से क्या होगा? येलोइंग ऑफ लीफ मार्जिन्स और ब्राउन लीफ मार्जिन्स नजर आ सकते हैं, या फिर यह भी पॉसिबल है कि प्रीमेच्योर डेथ ऑफ द प्लांट। ऑलराइट, अब स्टूडेंट्स गौर करें, ये अलामत जब भी हम किसी ग्रोइंग क्रॉप को देखें या जनरली फ्रूट प्रोड्यूसिंग प्लांट्स को देखें तो बाज़ औक़ात ये बड़ी आम सी अलामत नजर आ रही होती हैं, बट दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स, कि फौरी तौर पे इस न्यूट्रिएंट की कमी को दूर किया जाए। क्योंकि अगर प्लांट की डेथ हो रही है तो प्रोड्यूसर की डेथ हो रही है, और प्रोड्यूसर की अगर डेथ होगी तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल इकोसिस्टम का जो न्यूट्रिएंट साइकिल है वो डिस्टर्ब हो सकता है। ओके, देन इज मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि क्लोरोफिल नहीं बनेगा, और डेफिशिएंसी ऑफ क्लोरोफिल इज नोन एज क्लोरोसिस। ऑलराइट, इससे क्या होगा कि क्लोरोफिल कम हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस का रेट कम होगा, तो प्रोड्यूसर्स की प्रोडक्शन की एबिलिटी कम हो जाएगी। ओके, तो इस लिहाज से मैं सिर्फ यही कहूंगा कि बिल्कुल इसी तरह से कि जैसे हम अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल रखते हैं, अगर आपके घर में पौधे मौजूद हैं तो अब आपको काफी हद तक आइडिया हो गया होगा कि इनको भी खुराक की जरूरत है। बिल्कुल उसी तरह से कि जैसे हमें अपने सर्वाइवल के लिए चाहिए
प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स का भी ख्याल रखा जाए। ऑलराइट, सो यहीं पे इसको आज खत्म कर रहे हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे।